हेलो दोस्तों, मैं निहाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने यह सीखा कि किस तरह से हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन अपने दो परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण करता है। और आज के वीडियो में यह सीखेंगे कि नाइट्रोजन कैसे अपने अणु का निर्माण करता है, और साथ ही इसमें यह भी देखेंगे, और यह सबसे स्पेशल होगा, क्या चीज़ कि जब सल्फर के 8 परमाणु एक साथ मिलकर अपने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है, तब उससे बने जो अणु होते हैं, उससे बने जो संरचना होते हैं, वह किस तरह के होते हैं। तो चलिए आज नाइट्रोजन के अणु का निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि किसी भी तत्व के अणु के निर्माण या फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे होती है यह जानने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यह जानते हैं कि उस तत्व का परमाणु संख्या कितना है, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सबसे अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसी तरह से नाइट्रोजन का भी हम लोग देखेंगे, क्या चीज कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो नाइट्रोजन के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है और एल कोश में 5 इलेक्ट्रॉन जाता है। इसे अष्टक पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्यों 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? क्योंकि इसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है? 5 है। और जिस कोश में इसकी संख्या 5 है, उस कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रहने की क्षमता 8 है। इसलिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु नाइट्रोजन के अन्य परमाणु के साथ 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती है। 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नाइट्रोजन जो है वह अपने दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ करती है, क्योंकि उसे एक अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा बाहरी कोश को इलेक्ट्रॉन से पूर्ण करना होता है। फलतः नाइट्रोजन का प्रत्येक अणु जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो जब एक नाइट्रोजन की परमाणु दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु से 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करती है, तब उस समय अणु का निर्माण होता है। और तभी उसका जो अणु होता है अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। जब इसको हम 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 5 इलेक्ट्रॉन ये, 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, और उसमें और 3 जब जोड़ देंगे तो 7 3 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि एक नियॉन के परमाणु संख्या के बराबर है। और नियॉन में कितना? बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होती है, और नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाती है। इसलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज कि अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म यानी कि जोड़ा प्राप्त होता है। जब नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु से करता है, तब वहां पे 3 एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और 3 दूसरे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो 3 3 6 इलेक्ट्रॉन। इससे पता चलता है कि कितने जोड़ा बनता है, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। इसलिए नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन के 3 आबंध होते हैं जब 2 परमाणु आपस में संयोग करते हैं। तो देखते हैं कि इसका संरचना किस प्रकार से होता है। तो यह है नाइट्रोजन का परमाणु, और नाइट्रोजन के इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन और इस साइड में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन। ये वही इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें सबसे बाहरी कोश में प्राप्त हुआ है। जब यह नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ संयोग करता है, तब इस तरह से 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करती है। और इसी को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। कैसे? कि नाइट्रोजन के बीच जो है 1 2 और 3 त्रिआबंध का निर्माण होता है, और वह एक नाइट्रोजन अणु का निर्माण करता है।
तो अब देखते हैं कि सल्फर का जब 8 परमाणु आपस में संयोग करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो उसकी संरचना कैसी होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उसका संरचना बनती है। सल्फर के 8 परमाणु से मिलकर बने अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि सल्फर का जो होता है परमाणु संख्या वह कितना होता है 16। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसके K कोष में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में जाता है 8 इलेक्ट्रॉन और M कोष में जाता है कितना 6 इलेक्ट्रॉन। अब यह टोटल हो गया कितना 8 2 10 10 6 16। तो इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ गया 6 आ गया। और जिस कोष में इसका अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन गया है वह है M, और M में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, तभी वह पूरा माना जाता है, नहीं तो वह अधूरा माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि यह अपने अणु के निर्माण करने के लिए क्या करता है। तो इसमें है 6 और जरूरी है 8, तो साझेदारी करेगा कितने इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन की, तभी तो 6 2 8 होगा। और जब 6 2 8 हो जाएगा तो सल्फर का जो नजदीकी अक्रिय गैस है वह कौन है, सल्फर के नजदीकी जो अक्रिय गैस है वह है आर्गन। तो सल्फर का जो अणु है वह 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे सल्फर से प्राप्त कर आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तरह अपना अंतिम कोष को पूरा कर पाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर के परमाणु बना दिए। और ये जो आप बिंदु देख रहे हैं यह बिंदु क्या है, यह सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं कि जो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन होता है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के संकेत के ऊपर नीचे या फिर कहीं भी बगल में भी उसको क्रॉस या फिर बिंदु से दर्शाया जाता है। तो एक सल्फर के लिए बाहरी कोष में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, तो हम 6 बिंदु दे दिए, प्रत्येक में 6 बिंदु है, और एक सल्फर के लिए जरूरी है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह सल्फर क्या करता है, इस सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन और फिर इस सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, और फिर बनता है क्या चीज, सल्फर 8 के अणु, सल्फर 8 के अणु। आइए दोस्तों इसे एक और तरीका से हम देख सकते हैं, किस तरीका से, तो देखिए इधर सल्फर के परमाणुओं की संख्या है 8, तो हम इसे इस तरह से भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सल्फर को दर्शा सकते हैं। और इसे आकृति द्वारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और अब हम इसको जब मैचिंग करेंगे तो इसका जो है आकृति कुछ इस तरह से बनेगा, बिल्कुल एक मुकुट की तरह। तो यह है सल्फर के 8 परमाणु से मिलकर बने अणु की संरचना, और इसे हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं एक चित्र के रूप में। तो अभी तक आप लोगों ने यह सीखा है हाइड्रोजन, उसके बाद में क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और अब क्या चीज, सल्फर। तो यहां तक तो आपने एक एक तत्व के अणु का निर्माण कैसे होता है यह सीखा है। और अब जो वीडियो आएगी उस वीडियो में आप यह देखिएगा कि यौगिकों के अणु का निर्माण कैसे होता है।